देखो आज हमने जो है वॉइस पढ़ना है। वॉइस का मतलब एक्टिव पैसिव, इसकी दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक तो होता है कि वॉइस क्या होता है और उसके बेसिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि वॉइस होता क्या है और वॉइस को बनाते कैसे हैं, ठीक है। और एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव कब यूज़ करना है, पैसिव कब यूज़ करना है, एक्टिव वर्ब क्या होती है, पैसिव वर्ब क्या होती है, यहाँ तक सीमित है बस। मतलब इसमें आपको इसमें फंडामेंटल्स आ जाएंगे कि ये वॉइस की डेफिनेशन क्या है, कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो वो व्हाट इज़ वॉइस है, हमने उसमें उस कैटेगरी में हमने इसको रख दिया। सेकेंड कैटेगरी है कि हमने उसके बेसिस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली के साथ कैसे आएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उसमें आएंगी। तो और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू फैमिली को कैसे बनाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे बैंकिंग वाले हैं, जो सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मतलब उनके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, उनके लिए इतना काफ़ी है। हाँ, एक बार ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, एक बार ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत डेप्थ में हर क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। वो सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि एसएससी स्पेशली जो 2019 के बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। अब देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पहली क्लास लगा सकते हैं, अगर उनको बाकी क्लासेस भी लगानी है लगा सकते हैं, क्योंकि हमें आगे नहीं पता कि जो सीईटी का सिलेबस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ना खुद को, कि जो नेक्स्ट ईयर है वो सीईटी आ जाएगा, उसमें जो होगा उसमें जो बैंकिंग एसएससी और रेलवे है, ठीक है। एसएससी में आप देखोगे कि मेंस में 20-20 नंबर का इस चैप्टर में से आता है, ठीक है। तो 20 नंबर, अब मेंस में देखो, कोई भी मेंस उठा के देख लो एसएससी का, तो उसमें 20-20 नंबर का आता है। और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देखोगे उसमें भी आपको एक आधा एक्टिव पैसिव या एक आधा नरेशन से क्वेश्चन आया ही होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये फ्यूचर का सोच के चल रहे हो कि मुझे सीईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उनके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, जो अभी के लिए कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये बैंकिंग ही देना है, मैं ये निकाल लूंगा तो मुझे आगे नहीं देखना, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके अभी हमारे ये 10 घंटे चलेगा ये चैप्टर, मुझे लगता है 10 से 15 घंटे हो सकता है चल पड़े, ठीक है। तो आप यही टाइम अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए दो, या क्लर्क जो आने वाला है, या आरआरबी पीओ मेंस आने वाला है, या आईबीपीएस पीओ मेंस आने वाला है, तो उसके लिए आप टाइम दो, यहाँ पे आप मत टाइम लगाओ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप कौन से पेपर को देने वाले हो और मुझे ये चैप्टर जो है करना है या नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले वॉइस मैंने आपको बेसिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अदरवाइज मैं आपको डिटेल में 2 लिंक्स भेजूंगा, आप वो उसको देख लेना, आपके सारे बेसिक्स डिटेल में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एक होता है एक्टिव सेंटेंस, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई टीच इंग्लिश, ठीक है। और एक होता है पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस में हमने क्या लिख दिया, हम एक्टिव से पैसिव क्यों बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव कब बन सकता है, कब नहीं बन सकता, ये मैं आपको 2 लिंक्स भेज दूंगा। वैसे तो आपके बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे भी रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने ज़्यादा डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट है एक ग्रामर फ्रॉम 0 लेवल करके, है ना, तो उसमें 2 क्लासेज होंगी, एक्टिव पैसिव 1 एंड एक्टिव पैसिव 2। तो आप उसको 2x स्पीड पे देख लो, ठीक है। आपको सारा पता चल जाएगा कि इसमें हमने इसको एक्टिव सेंटेंस क्यों कहा, हमने इसको पैसिव सेंटेंस क्यों कहा, आपके चैप्टर में आपके बैच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हमने एक्टिव क्यों कहा, इसको हमने पैसिव क्यों कहा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये एक्टिव वर्ब होती है, ये पैसिव वर्ब होती है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ा दी आपको। चलो अब हम बात करते हैं कि ये एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है। हमने सबसे बड़ी बात ये देखनी है, ठीक है, कैसे बनता है हमें ये देखना है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आप देखोगे कि ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारा एक वर्ब है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
चलो, इस सेंटेंस में हम देखेंगे ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारी एक वर्ब है, और अब देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमने ये एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और ये मेन वर्ब यूज़ की है, और इसको ही हमने पूरी को वर्ब कह दिया। मैंने कह दिया वर्ब वाला पार्ट है, ठीक है। और बाय एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक, तो हमें समझ आ गया कि ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे हमें ऐसे ऐसे होती हैं। अब सबको बात पता होनी चाहिए कि ये वाली जो वर्ब है ये एक्टिव वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है ये पैसिव वर्ब है। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव वर्ब हम कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर, ठीक है। और पैसिव वर्ब हम कब यूज़ कर पाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा डूअर ना होकर क्या होता है, रिसीवर। क्या आपको इतनी बातें पता हैं, मतलब इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार यस नो कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम आगे चलें, ठीक है। तो ये बातें जो है हमने डिटेल में जो है पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक बातें जो है आपको क्लियर है, तो फिर हम इसे आगे चलेंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे जो भी है। ठीक, हाँ, चलो बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों ने कमेंट किया कि ये बातें जो है हमें क्लियर है, ठीक है। ये बातें आपको पहले अच्छे से सिखाई हुई हैं, ठीक। अब ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि एक्टिव पैसिव जो भी है। हमने यहाँ पे लिखा कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। जो ये एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ, ये कैसा है, ये एक्टिव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, चलो। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ही मैंने इधर लिखा, इसका स्ट्रक्चर ही मैंने इधर लिखा, ठीक है। और हमने इससे क्या करना है, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो पैसिव कैसे बनेगा, जो हमारा इस वर्ब को ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखते जाना, इसमें हम नई चीज़ें सीखेंगे, जो हमने पहले सीखा हुआ है उसमें मतलब कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। तो वो आधी अधूरी हैं, हमने जैसे उसको सीखा हुआ है या फिर जो हमें सिखाया हुआ है वो ऊपर से सिखा दिया कि ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी सिखा दो बच्चे को, बच्चा इसको याद कर लेगा, बात खत्म। लेकिन वैसा इसमें एक्चुअल में सच में होता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब लिखनी है, ये एक्टिव वर्ब थी, यहाँ पे हमें कैसी वर्ब लिखनी है, पैसिव वर्ब लिखनी है। पैसिव वर्ब का जो स्ट्रक्चर रहेगा, पैसिव वर्ब में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपने देखा होगा कि हम पास्ट पार्टिसिपल है वहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा कि कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, तो जब मैंने यहाँ पे लिखा कंफ्यूज स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद कंफ्यूज्ड है, या फिर ये ऐसा स्टूडेंट है जो किसी को कंफ्यूज कर रहा है, ये खुद कंफ्यूज्ड है, मतलब ये एक्शन का रिसीवर है, ठीक है। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं जब हमने रिसीवर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि ये पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म अकेली आ नहीं सकती, सब्जेक्ट के बाद अकेली थर्ड फॉर्म तो लिख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। क्या यूज़ करनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हमारे पास, एक तो बी है, एक हैव है, एक क्या है, डू है, ठीक है। और ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये कॉन्टिन्यूस टेंस बनाती है, ये परफेक्ट टेंस बनाती है, और ये इंडेफिनिट टेंस बनाती है, ठीक है। तो ये बातें जो है हमने सीखी हुई हैं, और इसमें से ही एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने इसमें से बी को चूज़ कर लिया। जो बी है ना, ये कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ साथ पैसिव फॉर्म भी बनाती है। क्या वर्ब बनाती है, पैसिव वर्ब भी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी की फॉर्म यूज़ कर लेंगे। मतलब पैसिव वर्ब आपने अगर चेक करनी होगी कभी भी, तो वो कैसे चेक कर पाएंगे कि वहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये मैंडेटरी है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर वो पैसिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पैसिव सेंटेंस अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर हमें क्या सिखाया गया कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, वो ऑब्जेक्ट तो बनता है, लेकिन बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। अब क्योंकि इस वर्ब का जो रिसीवर होगा, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने क्या पढ़ा, रिसीवर होते हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे जिसका जो रिसीवर है वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया,
तो सारी कहानी उलट उलट गई। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है, तो ये गलत हो जाएगी बात, ठीक है। तो फिर तो यहाँ पे ये इसका अगर रिसीवर बना दिया फिर तो हमने इस सेंटेंस को कैसे जस्टिफाई करोगे, मतलब वो सारी हौच पौच हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो दो चीज़ों के बन सकते हैं, या तो वो वर्ब के बन सकते हैं या फिर वो प्रेपोजिशन के बन सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो हम किसी भी सूटेबल प्रेपोजिशन को यूज़ कर लेंगे, किसी भी सूटेबल प्रेपोजिशन को यूज़ कर लेंगे और ये प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जनरली हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जनरली हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो है बाय। वो क्या है, बाय। क्यों, क्योंकि जो बाय है ये डूअर्स को इंट्रोड्यूस करती है, किसको इंट्रोड्यूस करती है, डूअर को, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई, एक बार जो है कमेंट करके बता दो, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ आनी चाहिए कि हमने यहाँ पे डूअर को इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। अगर डूअर को इंट्रोड्यूस करना था तो हमने यहाँ पे बाय का यूज़ कर लिया। ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको ये स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैसिव। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि ये पैसिव कैसे बनता है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा हूँ। आ गया समझ, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको ये जो बातें हैं समझ आ गई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ, उस चार्ट से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो कैसे। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे वर्ब्स का सारा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे पैसिव वर्ब के स्ट्रक्चर लिख दूंगा। सबसे पहले हम एक्टिव वर्ब के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। सबसे पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछूं तो वो क्या होता है, V1 होता है या फिर V1 प्लस S या ES, यही स्ट्रक्चर होता है। आपको मतलब कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये बात जो है समझ आ गई, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझ के करोगे तो सारा हो जाएगा, ठीक है। समझना बहुत प्यार से। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले एक बात तो डैम श्योर है ना कि हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, इतनी बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और इससे पहले मुझे बी की फॉर्म यूज़ करनी है। कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, बी की फॉर्म यूज़ करनी है। तो जब मुझे बी की फॉर्म यूज़ करनी है तो बी की फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इज एम आर, ठीक है। फिर वॉज वर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया बीन, फिर हमने यहाँ पे लिख लिया बीइंग। तो ये बी की फॉर्म्स होती हैं या फिर बी खुद होती है, ठीक है। तो ये सारी बी की फॉर्म्स है, तो इसमें से कोई भी हमें एक यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो कौन सी कर रही है, इज एम आर। तो इसी वजह से हम यहाँ पे इसके आगे क्या लगा लेंगे, इज एम आर। तो अगर कभी भी V1 का यूज किया होगा एक्टिव में तो पैसिव में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। चलो अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज करते हैं, ठीक।
अब V2 का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे तो हमने कसम खा रखी है कि यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसके पहले बी की फॉर्म यूज़ करनी है जो कि पास्ट को इंडिकेट करे, तो वो कौन सी होगी यहाँ पे, वॉज वर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक्टिव में होगा, ये आपका पैसिव में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं आपके मतलब फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, विल, शेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल, हम यहाँ पे विल का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विल को हटा के ना मॉडल लिख लेता हूँ, कोई भी मॉडल हो सकता है, तो वो कैन भी हो सकता है। मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा, वहां से आपको रिलेट करके सिखा रहा हूँ कि वहां पे विल की जगह पे कोई भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर विल प्लस मॉडल प्लस V1 लिखा होगा तो हमें इतनी बात तो समझ आ रही है कि ये सर ये वाली जो V1 है ना, ये वाली V1 है, ये तो V3 में ही चेंज होगी। और हमें ये बात भी समझ आ रही है कि मॉडल तो हटा नहीं सकते, मॉडल नहीं हटा सकते, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल। अच्छा, क्या मॉडल्स के बाद सीधा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख पाओगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। मॉडल्स के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ना यहाँ पे, वो हेल्पिंग वर्ब हमें बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी बेस फॉर्म है इसमें, एक ही बेस फॉर्म है, कौन सी, बी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, बी का। ये तो हो गया, लो क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर होगी। तो जब कभी भी मॉडल प्लस V1 आएगा तो उसको अगर हमें स्ट्रक्चर कभी चेंज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्यों होगा, ये हमने सभी ने समझ लिया है, डोंट वरी। इस पे अभी सभी पे एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले 2 लेक्चर वो देखने हैं आपको, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे क्योंकि मैंने बेसिक से पढ़ाया है वन से। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो उसके बाद एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं बचता, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, वो इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको हो सकता है कि नॉन फाइनाइट ना आती हो, या फिर हो सकता है कि आपको प्रेपोजिशन ना आती हो, कहीं पे बाई की जगह पे हमें, है ना, बाई की जगह पे हमें इन यूज़ करना पड़ रहा हो, तो बाई की जगह पे कभी हमें विद यूज़ करना पड़ रहा हो, तो वो सारी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपने डुअल ऑब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन बेसिक्स, जो वॉइस का बेसिक्स होता है, एक्टिव पैसिव का बेसिक्स होता है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, ये बात होगी हमारी क्लियर। अब इसके बाद हम कर लेते हैं हमारा परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस कर लेते हैं, परफेक्ट टेंस। जो परफेक्ट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे क्या होता है, या तो हैज़ होता है, या फिर हैव होता है, या फिर हैड होता है। और हमने देखा कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है ना भाई, ऐसे तो होता है, ठीक। तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, फिर यहाँ पे मैं उसको पैसिव क्यों नहीं कह रहे, यहाँ पे एक्टिव में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसके पहले जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है वो बी नहीं है। अगर इसके पहले बी हेल्पिंग वर्ब लिखी होती तो फिर हम इसको पैसिव कह देते, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे, तो V3 या V3 तो वैसे ही रह जाएगी, तो हम V3 को ऐसे लिख लेते हैं। लिख लिया V3 को ऐसे ही, ठीक। जब हमने V3 को ऐसे ही लिख लिया तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स को ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि अब ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे क्यों लिख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आप उन 2 वीडियोस में आपको समझ आ जाएगा, जो एक्टिव पैसिव 1 या सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे, तो उनमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। अगर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ना सेंटेंस का मीनिंग का मतलब क्या है, एक्शन। मेन पार्ट क्या है, एक्शन में 2 चीज़ें होती हैं। एक्शन में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एक्शन का क्या होता है, टाइम। एक एक्शन में क्या होता है, टाइम, ठीक है। एक तो एक्शन में क्या होता है, टाइम। एक ये वाला पॉइंट होता है, एक ये फीचर होता है। दूसरा फीचर क्या होता है, एक्शन की स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ऑनगोइंग है, पार्शियल कंप्लीट है, जो भी स्टेट है उसकी। तो जब भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करोगे ना,
तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीनिंग का मतलब ना तो उसमें टाइम चेंज होगा ना एक्शन की स्टेट चेंज होगी, और जो वर्ब एक्शन का टाइम और स्टेट बताती है उसी को हम टेंस कहते हैं। तो इसका मतलब टेंस भी चेंज नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस फर्क इतना है कि ये एक्टिव फॉर्म में है और ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, चलो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव पैसिव का फर्क है बस। ये एक्टिव वर्ब्स हैं, ये पैसिव वर्ब्स हैं सारी। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये परफेक्ट टेंस बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो। ठीक है, तो अगर ये परफेक्ट है तो यहाँ पे भी परफेक्ट लिखना पड़ेगा, परफेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स में ऐसे लिखने पड़ेंगे, चाहे ये हैज़ है, चाहे ये हैव है, चाहे ये हैड है। अच्छा, अगर इसके बाद मैं सीधे ये लिख दूंगा फिर तो ये यहाँ पे भी एक्टिव है, वहाँ पे भी एक्टिव रह जाएगी। तो हमें पता है कि हमें कौन सी वर्ब लिखनी पड़ेगी, बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, कोई भी, कोई तो पैसे बनाएगी। ठीक, तो अगर मुझे कभी भी, यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिखी हुई गो, तो अगर कभी भी मुझे ये लिखा हुआ आई हैव या फिर शी हैज़ या दे हैव, कभी भी ये लिखा हो, तो मुझे इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी? कभी भी हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की फॉर्म यूज़ करोगे तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? गॉन। क्या कभी यहाँ पे वेंट लिख पाओगे? क्या कभी यहाँ पे गो लिख पाओगे? नहीं, ये दोनों गलत हो जाएंगे, हमें यही यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सही है। तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे मुझे बी की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? बीन। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? बीन। आपको इतनी बातें समझ आ गई? ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा कि हैज़ होगा या तो हैव होगा या हैड होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी। करेंगे, सारे सेंटेंसेस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद और कोई स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे भी बी की फॉर्म वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे पैसिव क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है या थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई। अगर थर्ड फॉर्म लिखी होती तो फिर वो पैसिव बन सकता था, लेकिन आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, इसी वजह से एक्टिव है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना रही है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बना रही है। ठीक है चलो, तो इसको पैसे बनाना है, इसको पैसे कैसे बनेगा? एक तो सारी हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे ही लिखी जाएंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूँ, या फिर मैं पूरी लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, प्लस अब हमें पता है कि ये आईएनजी फॉर्म तो थर्ड फॉर्म बनानी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते इसको आप चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो थर्ड फॉर्म बनेगी। पैसिव सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब होगी, वो थर्ड फॉर्म में होगी, इसके अलावा कोई भी फॉर्म में वो हो नहीं सकती। तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये भी 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 हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में यहाँ पे एक क्लॉज में देखोगे, इस स्ट्रक्चर में देखोगे मेन वर्ब एक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो पा रहा है। हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कई बार एक ही होती है, कई बार एक से ज़्यादा भी होती हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो मुझे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसी फॉर्म यूज़ कर ली, ठीक है, मुझे यहाँ पे कैसी फॉर्म यूज़ करनी चाहिए? मुझे यहाँ पे तो अच्छा, ये वाला सेंटेंस कैसे पता चल पा रहा था कॉन्टिन्यूटी में है? आईएनजी फॉर्म से। मतलब आईएनजी जो फॉर्म होती है वही तो कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, तो मतलब मुझे यहाँ पे भी तो कॉन्टिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन की स्टेट चेंज नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे भी मुझे अगर एक्शन कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो मुझे आईएनजी फॉर्म तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और इसकी आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? बीइंग। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे? बीइंग। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बातें जो है समझ आ गई। बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, चलो, अब ये बात आपको समझ आ गई, ये भी बातें समझ आ गई। तो इसमें कुछ भी आपको मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब आपको याद करनी है चीज़ें। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, टेंस क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, टेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, स्टेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ के उनकी एप्लीकेशंस को कंबाइन करके एक चैप्टर में डाल दिया गया, दैट्स इट।
चलो, अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बस मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। एक इन्फिनिटिव आपने सुना होगा। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2+v1 होता है। ये आपने सबने पढ़ा होगा, हमने नॉन फाइनाइट में अच्छे से दबा के पढ़ा। 25 घंटे मुझे लगता है हमने नॉन फाइनाइट मतलब पूरी वर्ब पढ़ी है 25 घंटे, ठीक है। तो आपने उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये v1 होता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो अब ये इन्फिनिटी का ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और हमें पता है यार, ये तो जो v1 है ना, ये तो हमें पता ही है, ये तो किस में चेंज होगी, v3 में चेंज होगी। सिंपल सी बात है, ठीक। तो v1 किस में चेंज कर दी हमने, v3 में चेंज कर दी। और इसके बाद बीच में हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी होगी, बी की फॉर्म होगी। तो टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाती है। ये बेस फॉर्म ही थी, क्या यहाँ पे ऐसी आई एस वाली फॉर्म हम लिख पाओगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो या आई वॉन्ट टू गोज, गो ही होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी बेस फॉर्म वाली आएगी। जैसे मॉडल्स के बाद बेस फॉर्म थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी बेस फॉर्म वाली है। बेस फॉर्म वाली एक ही है, जो कौन सी है, बी। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा पैसिव में। तो इन्फिनिटिव में अगर आपको एक्टिव दिया हो तो उसका जो पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारा 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी फिलहाल हम इस पे एक बार सभी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा और आपको जो आंसर्स हैं मतलब कमेंट करके बताने हैं, ठीक। चलिए, ये बात समझ आ गई। एक बार यस नो बता देंगे सारे बच्चे, ठीक। तो फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी से बता दो एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, ठीक। चलो, ये बातें जो है हमें जो है समझ आ गई हैं। मतलब बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ें काम आती हैं। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ही इतने मतलब आपको कंटेक्स्ट चेंज करके या इतने ही क्वेश्चन ट्रिकी बना देंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव इससे बाहर थोड़ी ना है। इसके बाहर क्यों नहीं है, क्योंकि टेंस इसके बाहर नहीं है। सारे टेंस तो हमने कवर कर लिए, चाहे वो इंडेफिनेट टेंस है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो परफेक्ट टेंस है। इसके बाद हमने मॉडल्स भी कवर कर लिए, इसके बाद हमने नॉन फाइनाइट का भी कवर कर लिया। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, बस वो कंटेक्स्ट चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सेंटेंस बड़े कर देंगे, पंक्चुएशन बना के बीच में क्लॉजेज वगैरह, वो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली यही वर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैं सिंपल से सेंटेंसेस लिखूंगा तो आप एक बार आपने सबने उनका पैसे बना देना है जल्दी से, ठीक है। He writes letter. He wrote. हम ना ऊपर लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आएगा नहीं। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। पहला क्वेश्चन है, he writes a letter. दूसरा क्वेश्चन है, he wrote a letter. तीसरा क्वेश्चन है, he has written a letter. Fourth question is, he is writing a letter. He may write a letter. He has a letter. राइट, ठीक है। और कौन सा रह गया, बस ये 6 में आपका मुझे लगता है सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस वो बात अलग है, यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैड हो सकता है, ये बात आप समझते हो, ठीक है। यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या हो सकता है,
ठीक है, यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैड हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे इज राइटिंग की जगह पे वॉज राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो आप जल्दी से इनके आंसर्स लिखिए, ठीक है, इतने में मैं एक दो सेंटेंसेज और लिखता हूँ। तो आप सबको कमेंट करना है, ठीक है, तो इनके जो भी हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है, आपने बहुत बचपन में एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, उससे भी छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं जल्दी से एक बार मैं लिख देता हूँ, आप सभी को अपना मैच कर लेना है। यहाँ पे मैं एक बार ये डिस्कस कर लेता हूँ बाकी सारे जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था मैंने जैसे बताया था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ये एक्टिव वर्ब थी, एक्टिव वर्ब को हमने पैसिव वर्ब बनाना था, तो ये वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म लिख दी, और थर्ड फॉर्म थी तो इसके पहले हमने बी की हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी, तो प्रेजेंट में बी की हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा कौन कौन सी है, ये वाली, या फिर आपके माइंड में बी की फॉर्म्स होनी चाहिए, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये वाली हो गई, और ये हमने इज एम आर में से इज यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ किया, अ लेटर, अगर यहाँ पे 2 लेटर्स होता तो हम यहाँ पे आर यूज़ कर लेते, ठीक है। तो ये हमारी पैसिव वर्ब हो गई, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये जो ही था वो डूअर था, तो डूअर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बाय का, ठीक है। तो बाय प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं डूअर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम प्रेपोजिशन प्लस उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी हम प्रेपोजिशन प्लस उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये सेंटेंस का नेसेसरी पार्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि ये नेसेसिटी है, ठीक है, जैसे खाना हमारे लिए नेसेसिटी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है, वैसे ही ये नेसेसरी पार्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है, मैंने ये बात बोल दी, आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने लिखा कि ऑन यूट्यूब, तो ये बात हमें समझनी है कि इस वर्ब को ये ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऐड ऑन है ना, ये जो यूट्यूब है ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो हमने वर्ब में पढ़ा ही था। तो जो प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होते, वो तो ऐड ऑन होते हैं, कहाँ पढ़ाता हूँ, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टू 9th क्लास टू 10th क्लास ऑन यूट्यूब वगैरह वगैरह, कोई भी कुछ भी लिखते रहो, ठीक है, तो वो सारे ऐड ऑन होंगे आपके। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ब को जो ऑब्जेक्ट चाहिए था वो ये ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इस सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया था। एक्टिव सेंटेंस में हम इस बात पे जोर देना चाहते हैं कि काम किसने किया, ये बात हम जोर दे के बताना चाहते हैं सामने वाले को, लेकिन पैसिव सेंटेंस में हम ये बात बताना चाहते हैं कि काम किसके ऊपर हुआ या फिर काम क्या हुआ। तो वो हमारी जो मीनिंग वाली बात है ना वो यहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे एक्टिव सेंटेंस में हमारी ये बात यहाँ पे खत्म हो गई क्योंकि इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन पैसिव सेंटेंस में आप बात यहाँ पे खत्म कर सकते हो क्योंकि जो मेन बात कन्वे करने वाली थी वो आपने यहाँ तक कर दी है। जैसे मैंने बोला कि आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, अब इसका पैसिव कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। तो जब आपने ये बात लिख दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय मी ऑन यूट्यूब, तो आपको ये बात समझने वाली है कि अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो एक्चुअल में तो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है कि इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, वो बात कहना या बताना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैसिव का फिर पर्पस ख़त्म हो जाएगा, उसका पर्पस डिसॉल्व हो जाएगा। हमने किसी चीज़ को इन्वेंट किया,
ठीक है, मैंने टेलीफोन को या हमने फ़ोन को इन्वेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चिट्ठियाँ ही लिख रहा हूँ अभी भी किसी को, तो फ़ोन का पर्पस खत्म हो गया ना, उसका पर्पस डिसॉल्व हो गया, तो क्यों इन्वेंट किया। तो वही बात यहाँ पे, अगर आपने पैसिव सेंटेंस बनाया है, इन्वेंट किया या आपने इसको डिस्कवर किया फिर इन्वेंट किया, तो यहाँ पे इसका पर्पस खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको भी मैंडेटरी मान लोगे तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप सेंटेंस को यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। तो अगर सेंटेंस में, पैसिव सेंटेंस में डूअर्स मेंशन नहीं होते तो वो सेंटेंसेस भी सही होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको ये इतनी बात इसको हिडन कर दोगे ना, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बात समझ आ गई। सेम वे जैसे हमें पता चला कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं वही बताना चाहता था कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे भी खत्म हो सकता है। अगर कई बार यहीं भी फुल स्टॉप लगाओ, ये बात ना लिखी हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बाय हिम लिखा नहीं हुआ, तो ये तो बात गलत हो गई। तो इसी वजह से आपको समझना है कि यहाँ पे ये लिखो चाहे ना लिखो, दोनों बातें सही हैं। तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में कौन सी चीज़ें लिखते हैं, जिनके मीनिंग अंडरस्टूड होते हैं और उनको हम स्किप कर सकते हैं, तो भी वो सामने वाले को पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बातें जो है मुझे लगता है कि आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। ये ब्लू पेन आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ही रोट अ लेटर, क्या बन जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ पे हमें पता है कि रिटर्न तो लिखना पड़ेगा, बाय हिम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो लेटर के साथ हमें बी की पास्ट की फॉर्म कौन कौन सी होती है, वॉज वर। तो यहाँ पे मैं वॉज यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, वॉज। ये सही हो गया। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो कैसे लिखेंगे, अ लेटर हैज़। तो हमें पता है कि हमने हैज़ लिख दिया, तो यहाँ पे हमें रिटर्न भी लिखना पड़ेगा, बाय हिम, ये भी लिख लिया। लेकिन आप देखेंगे अगर आप ए लेटर हैज़ रिटन, इसका लेटर ने किसी चीज़ को लिख दिया तो पॉसिबल नहीं। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हमने वो वाली हेल्पिंग वर्ब लिखनी है जो इसको पैसिव बनाएगी। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। क्यों, हैज़ और हैव के बाद आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बीन। क्लियर, एक बार मुझे बता दो। ठीक, ठीक है। तो यहाँ तक हमें जो है क्लियर हो गया, इतनी बातें जो है हमें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जो हमने लिखा कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव बना लेते हैं। कैसे बनेगा, अ लेटर। अब हमने यहाँ पे इज़ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, राइटिंग को क्या बन जाएगा, रिटर्न बाय हिम, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमें इसको कॉन्टिन्यूटी में दिखाना है, तो बी की कौन सी फॉर्म यूज़ कर लोगे, आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगी, बीइंग। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। आगे चलते हैं। ही मे राइट अ लेटर, क्या बन जाएगा, ए लेटर मे बी रिटन बाय हिम, ठीक है। तो अब देखोगे रिटर्न हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है, इसको ऐसे, और मे को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मीनिंग ऑल्टर नहीं करना। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दिखानी है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दिखानी है। वो लेटर को लिख सकता है, लेटर को लिखे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेटर लिखी जा सकती है, मतलब हो भी सकता है भी, नहीं भी हो सकता। तो हमने पता है कि इसके बाद बी की फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो बेसिक फॉर्म यूज़ कर लेंगे हम। क्यों, क्योंकि मॉडल्स के बाद बेसिक फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। क्लियर, चलो। ही हैज़ अ लेटर टू राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल जो आपके माइंड में आ रहा है ना कि हमें देखेंगे, यहाँ पे आपने याद किया होगा, बहुत सालों से आपने ये चीज़ें याद की होंगी कि हमने इसको कैसे बना दिया, टू बी रिटन, ठीक है। क्यों बनाया ये हम आगे नॉन फाइनाइट जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हिंट सा दे देता हूँ, ठीक है। अब वो ज़्यादा हो जाएगा तो छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, एक बार कमेंट कर दो। 1 से 6 तक मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये 2 सेंटेंसेस करते हैं इसके बाद, ठीक है। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, जब हमने लिखा कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर, तो उसमें हमें देखना है कि ये वाला सेंटेंस देखना है, ठीक है। अब 7th सेंटेंस हम लास्ट में करेंगे, पहले हम 8th देख लेते हैं। चलो 8th को पहले लिख लेते हैं। कैसे बनेगा, अ लेटर
विल हैव, ठीक है। अब देखो विल हैव हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके आगे मैंने विल हैव इसी वजह से नहीं लिखा था क्योंकि फिर हमें अलग से लिखना पड़ता, बड़ा सारा हो जाता है, ठीक है। तो वो उसी में आ जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव को भी आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ए लेटर विल हैव, आगे हम लिखेंगे रिटन बाय हिम, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है लिखेंगे। अब हमने देखना है कि इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो मैंने आपको बताया कि हैव के बाद अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़े बी की फॉर्म, तो मैं कौन सी यूज़ करूँगा, बीन यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, बीन। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान है और आप भी इस बात को मतलब रियलाइज़ कर रहे होंगे कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट हम सोचते थे कि इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हमें याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई, ठीक। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हमें समझ आ गया। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना कि इसको हम पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ए लेटर विल बी, ठीक है। अब आप देखोगे विल बी तो लिखा ही हुआ था, इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बना ली, रिटन बाय हिम। अगर हम इसका पैसिव ये लिख देंगे ना तो फिर वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मे बी रिटन, कहाँ लिखा हमने, ही हैज़ टू, ही मे, हाँ ये वाला देखो। तो ये तो मॉडल्स वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या अब यहाँ पे मैं इसके जगह पे यहाँ पे बीइंग लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे चलो बीइंग लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्टिन्यूटी में हम चेंज कर नहीं सकते उसको। क्या मैं यहाँ पे बीइंग का यूज़ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये बी जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो हो गई, ठीक है। एक टाइप की हेल्पिंग वर्ब दो नहीं हो सकती, तीन हेल्पिंग वर्ब है ना, बी, हैव एंड डू, वो तीनों तरीकों की हेल्पिंग वर्ब आ सकती है सेंटेंस में, लेकिन एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब दो बार नहीं आ सकती। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप देखोगे बी वाली हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और ये हैव वाली भी आ गई और ये मॉडल्स भी आ गए। तो ये सही है, डिफरेंट टाइप की है ना। ये बी है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। क्या तीनों सेम टाइप की है, नहीं। क्या तीनों कॉमन है, नहीं, तीनों डिफरेंट है। तो वो आ सकती है। इसका पर्पस क्या है, फ्यूचर दिखाना। इसका पर्पस क्या है, परफेक्ट दिखाना। इसका पर्पस क्या है, पैसिव दिखाना। तो हर हेल्पिंग वर्ब का पर्पस डिफरेंट है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे इसी वजह से ये दोनों जो है सेम आ गई हेल्पिंग वर्ब, ये भी बी की फॉर्म है, ये भी बी की फॉर्म है। तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ध्यान रखना कि जो फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका पैसे पॉसिबल नहीं है। वैसे ही किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें पहले बी की फॉर्म दी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना, तो आप समझ जाओगे। आप इसका सेंटेंस एक बार लिख के देना, उसका पैसे बना के देखना, ठीक है। हमारे पास बोर्ड में जगह खत्म होगी, नहीं मैं बता देता। समझ आ गई इतनी बातें, एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ जी सर हमें समझ आ गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। कुछ कटवट तो नहीं रहा ना, साइड पे आपको सब कुछ तो दिख रहा है, हाँ। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले, इससे पहले जो 2 चैप्टर हैं उसको अच्छे से पहले देख लेने हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पता तो वो भी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ, 4 घंटे की वीडियो है। तो उसमें वर्ब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए। तो जिस बच्चे को तो एक्टिव पैसिव नहीं आता, बच्चे को सोचता है कि एक्टिव पैसिव मतलब नहीं आता, ठीक है, तो पहले वो 4 घंटे वाली वीडियो देखेगा, ठीक है। फिर वो एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देखेगा और फिर वो ये वाली वीडियो देख सकता है। तो एक्टिव पैसिव से कभी मार नहीं खाओगे। तो यह वाली बातें क्लियर हो गई आपको? समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों के जो है कि मन से आ चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बस आपको यही सिखाना था कि एक्टिव पैसिव बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें आपको मैंने पढ़ाया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव 2 तरीके की होती है, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। तो वो कैसे होगा, ठीक है। और आपको वो रिवाइज करके आना है जो भी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको 1-2 चीज़ें और रिवाइज करनी है, जो क्या है,
मैंने क्लॉज वाला आपको बताया था, ठीक है, क्लॉज क्या होती है वो भी हमारा यूट्यूब पे पड़ा है, उसको भी रिवाइज कर लीजिए, और एक बार कंजंक्शंस को भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो एक बार आप बस आपने जो नोट्स बनाए होंगे ना उसको रिवाइज कर लेना, वीडियोस देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियोस क्यों देखोगे, घंटे का लेक्चर क्यों देखोगे। तो जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज करो, नोट्स इसी वजह से बनाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।